हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल लैब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका नाम था कोशिका। सेल हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। सेल में हमने कुछ बेसिक सी बातें देख ली थी कि सेल यानी कोशिका क्या होती है, कोशिका से संबंधित फैक्ट देखे थे। सबसे पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी, ये सब बातें हमने यहाँ पर क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। अब आज हम लोग क्या करने वाले, उसका आगे कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने इसका चित्र ही बनाया था, कोशिका की संरचना करके एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का ही स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम क्या पढ़ने वाले, इसकी स्ट्रक्चर को समझने वाले अच्छे से। तो कोशिका की संरचना आपको याद होगा, हेडिंग बनाई थी हमने। कोशिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसमें। और देखिए, इसको हम क्या करते हैं, हमने कल किया भी था ऐसा कि कोशिका को 4 भागों में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में पढ़ने डिवाइड किया था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। सबसे पहला था इसका एक तरफ कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने क्या लिया था, इसका दूसरा केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दूसरा कौन सा था, न्यूक्लियस था। थर्ड कौन सा था, प्रोटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं जीवद्रव। प्रोटोप्लाज्म। और चौथा हम लेंगे कौन सा, कोशिकांग, जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोशिका को 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। सबसे पहले कौन सी कहलाती है, सबसे पहले इसको हमने डिवाइड किया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। दूसरा हमने क्या किया, केंद्रक। तीसरा हमने जीवद्रव जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और चौथा कोशिकांग। कोशिकांग हम समझते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम, ये सभी क्या होते हैं, कोशिका के अंग कहलाते हैं। एक एक को हम पढ़ना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। चलो फिर हम पढ़े सबसे पहले कौन सा, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, देखो सेल वॉल जो होती है, आपको याद हो कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था जो सेल वॉल होती है अर्थात कोशिका भित्ति, वो किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ये पता नहीं दिख भी रही कि नहीं आपको दिख रही, तो याद रखिएगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित
होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं। नहीं, तो याद रखिएगा ये ऐसी संरचना होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और यह प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल। दूसरी बात याद रखेंगे हम कि पौधों में सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है इसको। तो पौधों में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों में सेल वॉल सेल्यूलोज की क्या होती है, बनी होती है। सेल्यूलोज की क्या होती है, बनी होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, ये किस प्रकार की संरचना होती है, तो यह पारगम। अब बोलेंगे आप मैम पारगम क्या होता है, तो पारगम मतलब होता है इंग्लिश में परमिएबल। देखो इसका मतलब ये होता है कि जिसके आर पार आया जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, हम पारगम्य कहते हैं। अगली बात हमें याद रखनी है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट के अलावा किस में पाई जाती है, तो बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो प्लांट सेल पौधों के अलावा बैक्टीरिया में जीवाणु जिन्हें कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। दूसरा एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। शैवाल में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। थर्ड कवक, जिसे बोलते फंगी। कवक को क्या कहते हैं हिंदी में, फंगी। और फंगी में किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो याद रखिएगा इसके अलावा जो आपके कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें भी काइटिन की बनी होती है। अब वो लोग काम क्या करती है, तो इसका काम क्या होता है, कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और उसको दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य। पहला फंक्शन कोशिका को क्या करती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। दूसरा उसको मजबूती प्रदान करती है। क्या करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। ये हमारा सेल वॉल यहाँ पर कंप्लीट। अब ये चित्र बना इसको जरा देख लीजिए। देखिए आपको याद होगा हमने इस तरह से क्या बनाई थी, आपकी प्लांट सेल बनाई थी, और आप देख पा रहे हैं कि ये यहां से लेकर ये कौन सी वाली होती है इसकी, ये कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, और ये जो बीच वाली होती है जिसको अब हम बना देते किस कलर से, रेड कलर से बना दे रहे हैं। ये बीच वाला जो होता है वो कौन सी कहलाती है, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। और उसके भीतर जो सबसे अंदर की तरफ होती है जिसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, अर्थात कोशिका झिल्ली कहलाती है। आ रही बात समझ में।
ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। दूसरी खासियत यह है प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, याद रखिएगा। तीसरी बात कि पौधों में किसकी बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। थर्ड फैक्ट हमें याद रखना है, यह कैसी होती है, पारगम होती है, यानी कि परमेबल होती है। अगली बात हम याद रखेंगे, प्लांट सेल पौधों के अलावा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखना था सेल वॉल लिखना था, क्या लिखना था यहाँ पे, सेल वॉल। सेल वॉल पौधों के अलावा किस किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं जीवाणु, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। एलगी में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। फंगी में किसकी बनी होती है, काइटिन की। फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखो क्या काम करती है, पहला तो ये प्रोटेक्शन के प्रदान करती है, दूसरा ये मजबूती प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये सेल वॉल कंप्लीट हो जाता है। अगला हम देखने वाले कौन सा, कोशिका झिल्ली। अगला हम फैक्ट कौन सा देखने वाले हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, इसको, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक, सॉरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीव कला भी इसको कहा जाता है हिंदी में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने जब चित्र बनाया था तो हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही उपस्थित होती है, बिल्कुल। और इसके अलावा ये किसकी बनी होती है, तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती थी। वहाँ पर सेल वॉल पारगम होती है, जबकि ये कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। ठीक है, तो अगला फैक्ट यह दोनों में उपस्थित होती है। यह दोनों में उपस्थित होती है। यह झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ समझो लाइपोप्रोटीन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन क्या हो जाता है, यहाँ पर लाइपो से निकल आएगा लिपिड्स और प्रोटीन से क्या आ जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, लिपिड्स मतलब क्या होता है, वसा। ठीक है, तो इस तरह से जो कोशिका झिल्ली होती है यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। वही हम बात करते हैं सेल वॉल की, वो किसकी बनी होती थी, सेल्यूलोज की बनी होती थी। वो कैसी थी, पारगम थी। और ये कैसी होती है, अर्धपारगम। तो यहाँ लिख दें अगला फैक्ट, यह अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम मतलब सेमी परमेबल। सेमी परमेबल, देखो अर्ध मतलब आधा, पारगम मतलब आने जाने देना। यानी कि क्या करती है, आधी चीजों को क्या करती है, बाहर से अंदर जाने देती है, आधे पदार्थ को क्या करती है, बाहर से अंदर, और आधे को अंदर से बाहर जाने देती है। किसी को समझते हैं, जिसे आपने देखा होगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका, एक तो आटा छानने वाली छन्नी। आटा छानने वाली छन्नी जो होती है, उससे हम आटा छानते हैं। ठीक है, जो उसका चोकर होता है वो छन्नी में रह जाता, बाकी चीजें कहाँ जाती है, जो हमारी परात होती, जो भी होती थाली, उससे पहुंच जाती है। क्लियर, तो वो कैसी संरचना होगी, अर्धपारगम। इसी तरह से जो अपन चाय छानने वाली छन्नी होती है, कौन सी होती है, चाय छानने वाली छन्नी। तो हम जब चाय बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं उसमें, उसमें अपन अदरक डाल देते हैं, जो भी वॉट एवर, ठीक है, ये सब चीज़ डाल देते हैं। और जब उस छन्नी से हम चाय को छानते हैं तो चाय चाय कहाँ पर, मग में गिर जाती है, बाकी चीज़ें कहाँ रह जाती है, उस छन्नी में रह जाती है। तो किस प्रकार की संरचना हो गई, वो अर्धपारगम, क्योंकि आधी चीज़ों को उसने जाने दिया जबकि आधी चीज़ों को नहीं। ठीक है, तो इसी तरह की संरचना होती है आपकी कौन सी, कोशिका झिल्ली। करती क्या है, काम क्या इसका,
इस झिल्ली के भीतर, यह कोशिका झिल्ली के भीतर सभी कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। दूसरा काम क्या होता है इसका? कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने वाले पदार्थों के आदान प्रदान का नियमन करती है। तो दूसरा, कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने वाले पदार्थों का नियमन करती है। नियमन करती है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका? कोशिका झिल्ली। रिकॉल करा देती हूँ मैं जल्दी से आपको। देखो कोशिका झिल्ली में क्या याद रखना आपको? पहली बात, ये दोनों में पाई जाती है, अर्थात एनिमल और प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होती है। तीसरी बात आप क्या याद रखेंगे? दूसरी, ये झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड्स और प्रोटीन की। थर्ड फैक्ट, यह कैसी होती है? अर्ध पारगम यानी कि सेमी परमिबल होती है। इसका फंक्शन हमने क्या देखा? सबसे पहला फंक्शन हमने देखा इसका, कोशिका झिल्ली भीतर कोशिका झिल्ली के भीतर सभी कोशिकांग सेफ रहते, सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, यह कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियमन करती है। ओके, नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, देखो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज फोंटाना ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन, माफ कीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831। ठीक है। दूसरी बात, यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, कि जो केंद्रक होता है इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, इसको सेंट्रल रूम ऑफ सेल इसे सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। तो पहला फैक्ट इसमें याद रखेंगे हम, इसे ब्रेन ऑफ सेल, इसी को मैनेजर ऑफ सेल, इसी को सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। इतने सारे नाम किसके होते हैं? हमारे न्यूक्लियस के। इतने सारे नाम किसके होते हैं? न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? इसको, इसी को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, इसको ही मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, इसे ही सेंट्रल रूम ऑफ सेल। क्योंकि वास्तव में जो हमारा केंद्रक होता है वो कोशिका की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कैसे? जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क क्या कर रहा है? हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल, उस पर नजर रखने का कार्य कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर रहा है। लाइक वैसे काम कौन करता है? कोशिका में केंद्रक करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, इसी को सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगला फैक्ट,
केंद्रक कोशिका की समस्त गतिविधियों का केंद्रक कोशिका की समस्त गतिविधियों क्या करता है, नियंत्रण करता है। आपको दिखाई दे रहा है केंद्रक इस प्रकार की संरचना होती है। देखो इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियर एनवेलप, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। जो धागे नुमा संरचना से पड़ी हुई उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको केंद्रिका, इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो केंद्रक होता है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से बना होता है, 4 भागों से। केंद्रक 4 भागों से बना होता है। कौन कौन से 4 भाग, सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। दूसरा केंद्रिका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। थर्ड क्रोमेटिन। फोर्थ न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा केंद्रक होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रिका जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, तीसरा होता है क्रोमेटिन होता है, और चौथा और लास्ट कौन सा होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, जिसी को कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर देखो ठीक है, ये क्या है आपका केंद्रक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, बीच में केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जाल रहता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये केंद्रिका हो गई। ये क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली, और न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियर
पोर कहलाते हैं। बीच बीच में जो गैप बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो इस तरह से केंद्रक के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जो केंद्रक होता है उसमें 10% क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 10% उसमें डीएनए। चलिए ये केंद्र झिल्ली फिर से कहाँ से आ गया, गलती से हो गया होगा। केंद्रक में 10% डीएनए होता है। केंद्रक में 10% क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नोट करके एक और बात रखो याद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोट करके, नोट डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में, किसमें, हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न क्योंकि आता रहता है। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गई। इसके अलावा और एक और बात, जो केंद्रक होता है वो कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। तो एक तो हमारा जो आरबीसी होता है उसमें नहीं पाया जाता, दूसरा हमारी जो त्वचा की ऊपरी परत उसमें भी नहीं पाया जाता, और तीसरा हमारे आँख के लेंस में। चलो तो मैं लिख देती हूँ, केंद्रक केंद्रक या फिर आरबीसी ऐसा लिख देते हैं, आरबीसी कॉमा त्वचा की ऊपरी परत, त्वचा की ऊपरी परत एवं आँख के लेंस में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, कहा आरबीसी त्वचा की ऊपरी परत एवं आँख के लेंस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। हो गया इतना। अब हमको किसके बारे में देखना, हमको देखना है कोशिका के, चूंकि 4 भाग थे। सबसे पहले कौन सा था आपका, केंद्रक झिल्ली। तो यहीं पे मैं समझा दे रही इसको। देखो केंद्रक झिल्ली जो होता है यह भी सेल मेम्ब्रेन की तरह अर्धपारगम और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी कोशिका झिल्ली होती है उसी की तरह यह भी कैसी होती है, अर्धपारगम होती है और प्लस लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, केंद्रिका। तो यहाँ तो स्पेस है ही नहीं और वैसे थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। केंद्रिका से पहले क्रोमेटिन धागे दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कवर कर लेते हैं। क्रोमेटिन धागे देखो यहाँ पर, तो वास्तव में जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यह डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये,
क्योंकि यहाँ से जनरली यही प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। एग्जामिनर पूछता है बताइए क्रोमेटिन जाल किसके बने होते हैं, तो हमें टिक करना है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन वहां पर देगा आरएनए और प्रोटीन भी दे देगा, डीएनए और आरएनए दे देगा, नहीं, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जब क्या होता है सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो ये धागे टूट जाते हैं और छोटे छोटे धागों के रूप में सुगठित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमेटिन धागे से किसका निर्माण होता है, आपके गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के समय ये धागे टूट जाते हैं, ये धागे टूट जाते हैं तथा छोटे छोटे और मोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनको गुणसूत्र कहा जाता है, जिन्हें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, क्रोमेटिन धागे भी यहाँ पर हो गया। अब अपना रहेगा कौन सा रहेगा, केंद्रिका रहेगा अपना। ये दिख रही है आपको क्या, केंद्रिका, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका, और केंद्रिका को कहा जाता है न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो सुनो इसके बारे में। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने। जबकि इसका नामकरण बोमेन ने, किसने किया था इसका नामकरण, बोमेन ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। केंद्रिका में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। अरे बात समझ में, क्या होता है केंद्रिका में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% क्या होता है इसमें, डीएनए पाया जाता है। अगला फैक्ट आप याद रखिएगा, सेल डिवीजन के समय केंद्रिका सबसे पहले विभाजित होती है। क्या सेल डिवीजन के समय केंद्रिका सबसे पहले विभाजित होती है। तो एग्जामिनर पूछता है आपसे, बताइए सेल डिवीजन के समय सबसे पहले विभाजित होने वाला अंग कौन सा है। तो आप टिक कर देंगे केंद्रिका न्यूक्लियस सबसे पहले विभाजित होता है। ठीक है, अब आपको बताना चाहूंगी जो केंद्रिका होती है इसकी और क्या खासियत होती है। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने जो पढ़ा था, केंद्रक पढ़ा था, है ना, हमने केंद्रक पढ़ा था। हाँ, केंद्रिका, केंद्रिका जो होती है इनकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इनकी संख्या, केंद्रिका की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है,
और यहीं पे पढ़ने वाले अपन कौन सा एक बचा लास्ट में, केंद्रक द्रव। तो कुछ नहीं होता है, जो केंद्रक के भीतर उपस्थित पदार्थ होते उन्हें क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसमें क्रोमेटिन होते हैं, इसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, ये सभी चीजें क्या होती है इसमें, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी चीजें क्या होती है इसमें उपस्थित होती हैं। और केंद्रक में तो वैसे मेन तो यही सब बातें थी, इसमें कुछ विशेष रहे नहीं अब। केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि केंद्रक के भीतर उपस्थित समस्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसमें क्या होते हैं, तो केंद्रक द्रव में होते हैं आपके इसमें डीएनए, आरएनए, इसमें डीएनए, आरएनए, इसमें राइबोसोम, इसमें एंजाइम, ये सभी चीजें क्या होती है इसमें उपस्थित होती हैं, यानी कि पाई जाती हैं। तो ये हमारा केंद्रक द्रव हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले इसमें कोशिकांग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। देखो मैं कुछ बातें आपको बता देती, फिर इसको अपन करेंगे। सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बातें हम सब ने सुन रखी हैं, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कॉलिकर ने की थी, लेकिन कॉलिकर ना रहे तो आप अल्टीमेट टिक करिएगा वहाँ पर। इसका नाम किसने दिया था, ये सब बातें यहाँ से पूछता है। कोशिका में ऊर्जा का संचय स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये सब बातें हमें क्या करना है, इसमें देखना है। चलिएगा, कॉलिकर ने की थी इसकी खोज, जबकि बायोप्लास्ट नाम से इसका अध्ययन अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो नामकरण सी बेंडा यानी कि कार्ल बेंडा ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। फिर कोशिका के भीतर सर्वप्रथम इसी अंग की खोज की गई। क्या कोशिका के भीतर सर्वप्रथम इसी अंग की क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है, दूसरी बात हम याद रखेंगे, यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह कोशिका का
दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अगला फैक्ट, इसे पावर हाउस ऑफ सेल, इसे पावर हाउस ऑफ सेल, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल। इसे ही कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। तो क्या क्या बोलते हैं इसको? इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसे कोशिका का श्वसन स्थल, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी प्लेस ऑफ सेल। इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी प्लेस ऑफ सेल। और अगला फैक्ट यहाँ पर, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिस कारण से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती। क्या यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन होता है, जिस कारण से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यही रीजन है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चूंकि कोशिका के भीतर जो अनाक्षी श्वसन होता है वो कहाँ पर होता है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोशिका में ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपकी एमपीएसआई 2013 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। एटीपी को ही क्या कहते हैं? इसको ही ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो इसे ही ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा की मुद्रा या सिक्का कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और कोशिका में ऊर्जा का संचय कहाँ पर होता है? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। तो चलो अब इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे। तो आज क्लास को हम ये रोकते हैं, कल मिलेंगे अपन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत साथियों। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है बड़े, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल